Good morning, students. Today, again, we are continuing our chapter 5, organizing, last topic, that is decentralization. Students, previous taught topics of chapter 5, organizing, which I have explained you earlier. As you know, first topic, meaning of organizing, then process of organizing, then organizational structure, its types, functional and divisional, then importance of organizing, then delegation of authority. Now, our next topic is, which is the last topic of this chapter, decentralization. This topic you have already studied in your chapter 2, Principles of Management. This is the principle given by Henry Fayol, centralization and decentralization. In that topic you have studied decentralization. The same topic you are studying again in this chapter, decentralization. Centralization and decentralization, these are the two words. As you all know, centralization means where the power is centralized at the टॉप लेवल, मीन्स सारी पावर जब सेंट्रल एक ही अथॉरिटी के पास होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता अदर लेवल्स पर, तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं. और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? जब हम एक सिस्टमैटिकली अथॉरिटी को, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर एक लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. आपको बताया था कि दोनों की क्या इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में. ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स में, इस प्रिंसिपल के बारे में कि सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए. मतलब कुछ पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट को अपने हाथ में रखनी चाहिए और कुछ पावर उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर देनी चाहिए. अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होगा, अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? बर्डन जो है वो बढ़ जाएगा, डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगेगा. और अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो ये सब चीज़ें इजी हो जाती हैं, बर्डन कम हो जाता है टॉप लेवल मैनेजर्स का, और डिसीजन लेने में भी टाइम जो है वो कम लगता है. और अगर हम पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं, सेंट्रल मतलब टॉप लेवल मैनेजर अपने हाथ में कोई पावर रखे ही ना, सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो भी क्या होगा? डिसिप्लिन ख़त्म हो जाएगा. तो इन दोनों में बैलेंस बना के चलना होता है. कुछ पावर टॉप लेवल मैनेजर्स को अपने हाथ में रखनी होती हैं और कुछ पावर्स उन्हें दूसरे लेवल्स पर भी दे देनी चाहिए. तो दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? डिसेंट्रलाइजेशन और उसकी इम्पोर्टेंस. अभी हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसमें हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट करी थी, ट्रांसफ़र करी थी. उसमें क्या हुआ था? सुपीरियर ट्रांसफ़र करता है अपने रूटीन वर्क अपने सबऑर्डिनेट्स को. तो दैट इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी. और अब हम पढ़ रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो कुछ पावर्स अपने हाथ में रखता है और कुछ अदर लेवल्स पर, मिडल लेवल, लोअर लेवल पर डिस्पर्स कर देता है सिस्टमेटिकली. उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. जो डेलीगेशन है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कंपलसरी है. बिना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं हो पाएगा. जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे, वहाँ पर डेलीगेशन मस्ट है. बट डिसेंट्रलाइजेशन इज़ एन ऑप्शनल पॉलिसी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो सारी पावर अपने हाथ में रखें या अदर लेवल्स पर कुछ पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दें. तो डिसेंट्रलाइजेशन इज़ एन ऑप्शनल पॉलिसी बट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ नेसेसरी इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन. Now, what is the importance of decentralization? Number 1, develop initiative among subordinates. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी टॉप लेवल मैनेजमेंट अडॉप्ट करता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा?
जो हमारे यहाँ सबऑर्डिनेट्स हैं, जिस भी सुपीरियर के अंडर में वो वर्क कर रहे हैं, जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, उनमें क्या होगा, इनिशिएटिव डेवलप होगा। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, taking the first step with self motivation. This is all the principle given by Henry Fayol, you have already studied. So initiative means taking the first step with self motivation. तो अगर डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन में होगी तो सबऑर्डिनेट्स खुद से आगे बढ़कर आएंगे कि हम ये अच्छे से वर्क करें, जिससे कल को हमें भी एक डिसीजन मेकिंग पावर मिले, हम भी आगे हायर पोस्ट पर आएँ। तो डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स खुद से आगे बढ़कर आते हैं कि हम अच्छा वर्क करेंगे तो हमारे भी आगे प्रमोशन के चांसेस होंगे। और जब वो उन्हें पावर मिलती है, डिसीजन लेने को कहा जाता है, तो वो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना, वो एक सेल्फ डिपेंडेंट वाली उनके अंदर स्किल डेवलप होता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ सेकंड, क्विक डिसीजन मेकिंग। ये हमने पहले भी आपको समझाया कि डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि डिसीज़न लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने डिसीजन मेकिंग पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी डिफरेंट लेवल्स पर। अब इससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो मिडिल लेवल मैनेजर के पास जाओ, इससे रिलेटेड डिसीजन लेना है तो लोअर लेवल मैनेजर के पास जाओ, इस पार्ट से रिलेटेड कुछ पूछना है तो टॉप लेवल मैनेजर के पास जाओ। तो एक ही टाइम पर 3 डिफरेंट फील्ड्स में डिसीजन लिए जा रहे हैं। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता तो सारे डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट खुद लेता, तो हर एक बात को पूछने के लिए सब कहाँ जाते, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, और उनके रूम के आगे क्या लग जाती, लंबी लाइन। एक का प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो दूसरे की सुनेंगे, तो डिसीजन में कितना टाइम लग जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन की नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है क्विक डिसीजन मेकिंग। थर्ड, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। ये भी अभी आपको समझाया था कि बर्डन कम हो जाता है टॉप मैनेजमेंट का अगर डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी वो अपने यहाँ अडॉप्ट करते हैं। तो क्या होगा, अपना वर्कलोड वो कम कर सकते हैं, वो कुछ पावर अपने अदर लेवल्स पर डिस्पर्स कर डिस्ट्रीब्यूट कर। तो decentralization permits the top executives to share his excessive workload with his subordinates. This helps the top management to utilize their valuable time on more important matters. जो ज़्यादा important matters हैं, जो top management को खुद ही solve करने हैं, तो वो उस पर concentrate कर पाते हैं और अपना जो less important work है वो अपने other levels पर distribute कर देते हैं। Fourth importance, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। डिसेंट्रलाइजेशन अगर होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो अभी आपको इससे बताया कि हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, उसके अलग अलग हेड्स बनाते हैं जिसे मिडिल लेवल मैनेजर्स बोलते हैं। तो इस तरह से काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो एक ही टाइम पे बहुत सारा वर्क हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। और आपको और भी कोई नया वर्क स्टार्ट करना है तो एक और नया डिपार्टमेंट आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D डिपार्टमेंट बना दिया, तो वहाँ पे रिसर्च वर्क भी आपने स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की साइमल्टेनियसली ग्रोथ भी साथ साथ होती रहेगी। क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन है, आप पावर डिस्पर्स कर रहे हैं डिफरेंट लेवल्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस, डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे हम डेमोक्रेसी में पढ़ते हैं ना, 1 मैन 1 वोट, मतलब हर एक को मौका मिलता है डिसीज़न लेने का, हर एक के पास पावर आ जाती है। ऐसे नहीं कि सारी पावर केवल टॉप मैनेजमेंट के हाथ में ही है। तो डिसेंट्रलाइजेशन शेयर्स करता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स के साथ। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक अप्रोच टूवर्ड्स मैनेजमेंट, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है तो वो बाकी जो मैनेजर्स हैं उनको बुला के उनसे डिस्कस करके तब कोई डिसीजन लेगा। तो ये अप्रोच क्या कहलाती है, डेमोक्रेटिक अप्रोच। लास्ट इज बेटर कंट्रोल। Decentralization leads to better control by evaluating performance of various departments. हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, अब हम हर डिपार्टमेंट से क्या मंगवा रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, सब उससे मंगवा रहे हैं, उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं कि किस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। तो हम हर एक डिपार्टमेंट को कंट्रोल भी अच्छे से कर पाते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पॉर्टेंस है बेटर कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो
हम दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन की। रिडक्शन ऑफ वर्कलोड जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का हो गया, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल मतलब इनिशिएटिव डेवलप होगा, मोटिवेशन फॉर सबऑर्डिनेट्स वो और अच्छे से वर्क करेंगे, जल्दी डिसीजन ले पाएंगे, क्विक डिसीजन मेकिंग, इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी among subordinates, better coordination, better control. Now, what is the difference between delegation and decentralization? First of all, you can write meaning of both the concepts. Delegation में one person to another है और decentralization में जो अथॉरिटी डिस्पर्स हो रही है वो सिस्टमैटिकली पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, होल इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेचर अगर हम देखें डेलीगेशन का कैसा है, इंडिविजुअलिस्टिक मतलब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को रूटीन वर्क ट्रांसफ़र कर रहा है, और डिसेंट्रलाइजेशन कैसी है, टोटलिस्टिक मींस हर एक लेवल पर अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है टॉप लेवल मैनेजर। स्कोप अगर हम डेलीगेशन का स्कोप देखें तो लिमिटेड है और डिसेंट्रलाइजेशन का देखें तो वाइड स्कोप है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन रिमेन्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, रिमेन्स विद द सुपीरियर। बट डिसेंट्रलाइजेशन में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो रिलीव्ड हो जाता है अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट क्योंकि उसने जिम्मेदारी दे दी है अदर लेवल पर। इफ़ेक्टिवनेस डेलीगेशन इफ़ेक्टिव होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, पर डिसेंट्रलाइजेशन जो बड़ी बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहीं पर आपको देखने को मिलता है। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी कम हैं, ज़्यादा डिपार्टमेंट्स अलग अलग इस तरह से नहीं बने हुए हैं, तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन भी देखने को ज़्यादा नहीं मिलता। रिलेशनशिप अगर हम देखें तो डेलीगेशन में सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप में होता है और डिसेंट्रलाइजेशन ऑटोनोमस यूनिट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट यूनिट्स, जैसे हम कहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए तो इंडिपेंडेंट वो डिपार्टमेंट अपना वर्क कर रहे हैं। मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन मैनेजर इंडिपेंडेंटली अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन ले रहा है, तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट यूज़ होता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आपका चैप्टर 5 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।